Hello and welcome to India's largest learning platform Unacademy. My name is Priyanshu Dubey. Let's crack यूपी एग्जाम्स के अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं क्या करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के वह प्रश्न जो जहां तक मैं पढ़ा चुका हूं। एक भी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कोई भी पेपर हो गलत नहीं होगा, मेरा दावा है। चलिए शुरुआत करता हूं। ये हूं मैंने KNIT सुल्तानपुर से बीटेक किया हुआ है। इसके साथ ही मैंने BPCS का 2016 और 17 में इंटरव्यू दिया हुआ है। इसके साथ BPCS का मेंस 2015, 16, 17 और 18 में दिया हुआ है। साथ में IBPS PO का 2014 में इंटरव्यू दिया है। और पिछले 5 से 6 सालों से मैं बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। प्री कैसे निकाला जाए, कितनी आसानी से निकाला जाए, ये भी बता रहा हूँ। देखिए, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है। डेली लाइव क्लासेस, रोज आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एक पर्टिकुलर टाइम पर। मेरा सुबह 9 बजे लेक्चर आ रहा है, तो आपको रोज सुबह 9 बजे लेक्चर मिल जाएगा। साथ में आपको लाइव टेस्ट क्विज जो आप दे सकते हैं। लाइव क्लासेस में आप सीधे के सीधे एजुकेटर के साथ, फैकल्टी के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। यहाँ से डाउट पढ़ के निकलिए और यहाँ पर जाइए, फिर लाइव टेस्ट क्विज डेली, मंथली, वीकली दीजिए। डाउट हो फिर से अपने एजुकेटर से पूछिए अगले दिन। तो ये फायदा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का। इसके साथ ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके जो आपका एग्जाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कराई गई है। जितनी बार चाहें उतनी बार आप एक वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर अनअकैडमी को कैसे, प्लेटफॉर्म को कैसे इंस्टॉल किया जाए, रजिस्टर किस प्रकार किया जाए, तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इस एप्लीकेशन को आप सर्च करेंगे तो ये सिंबल बन के आएगा। इस सिंबल पे जाइए, मतलब सिंबल को देखिए और इंस्टॉल करिए इस ऐप को, एप्लीकेशन को। इंस्टॉल करेंगे तो आपको जिस एग्जाम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम की, इस एग्जाम के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। किस प्रकार सब्सक्रिप्शन लेना है, देखिए, कोशिश करिए कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए आप लोग। उसका फायदा क्या है देखिए, मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1.5 साल, 1 साल से ऊपर का समय ले लेते हैं जनरली। सामान्यतः ये समय 1 साल से ऊपर चला जाता है। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फीस लगेगी मात्र 8,400 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कोड PDUS लागू करते हैं तो आपको 10% तुरंत का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस होगी 7,560 ओनली। ठीक है, इतना तो हम खाने पीने में खत्म कर देते हैं। मतलब पिज्जा खा रहे हैं, PVR जा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें घूम रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। उससे अच्छा काम की चीज लीजिए। आपको 7,560 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आसानी से आप आराम से घर पे बैठकर मम्मी के हाथ का खाना खाते हुए तैयारी कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ना दिल्ली, ना इलाहाबाद, ना कहीं और। घर पे माहौल बनाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और पढ़िए आराम से। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा नहीं 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 साल का भी ले सकते हैं, और 7,000 रुपए का इन जनरल सामान्यतः प्राइस है। लेकिन अगर आप मेरा कोड PDUS को अप्लाई करते हैं तो आपको पड़ेगी फीस 6300 रुपए, 6,300 ओनली। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, मैं आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं, एक क्विक रिवीजन मार देता हूं, फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, भारत में यूरोपियन कंपनीज का आगमन। उस आगमन में मैंने आपको बताया था PDEF, शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अल्फाबेट में D के बाद E के बाद F आता है, सबसे पहले P। तो PDEF फाइल, या तो आप PDF फाइल याद कर लीजिए। PDF फाइल हर किसी को याद रहता है, तो वो सीक्वेंस था PDEF। मैंने डायग्राम बना के समझाया हुआ है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो जो है जहां पर लिखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, को जाके देखें, फायदा होगा आपको। तो वहां से मैंने शुरुआत करी थी। सबसे पहले बताया था कि पुर्तगाल भारत आए, उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रांस आए। ये है सीक्वेंस, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको पुर्तगाल की कहानी बताई, डच की कहानी बताई, कौन कौन इंपॉर्टेंट गवर्नर थे पुर्तगाल के। मैंने आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क और नीनो दी कुन्हा का नाम बताया। साथ में वास्को डी गामा भारत 2 बार आया, यह भी बताया। ये भी बताया कि वास्को डी गामा का केरल में, मतलब कालीकट जब वो पहुंचा है, मतलब अब्दुल मजीद की सहायता से जब वो कालीकट पहुंचा तो जमोरिन नाम के राजा ने उसका स्वागत किया। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। डच में मैंने आपको बताया था कि डच को वन कंपनी, वन या जन कंपनी कहा जाता है। डच के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि डच हॉलैंड या फिर नीदरलैंड, आधुनिक नीदरलैंड को डच कहा गया, डच कंपनी। डच कंपनी के बारे में ये भी कहा गया कि पहली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रोवाइड कराने वाली पहली कंपनी बनी डच कंपनी। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था, देखिए पिछले वीडियो में सब कोई रिवीजन मार रहा हूँ, एकदम रिवीजन कर रहा हूँ बहुत तेजी से। डच में मैंने आपको ये भी बताया था कि नीदरलैंड के वेस्ट कोस्ट पर एक सिटी का नाम है दी हैग। उस हैग में इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय 3 संस्थानों के हेडक्वार्टर हैं। कौन से संस्थान थे? पहला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा परमानेंट कोर्ट ऑफ
और आर्बिट्रेशन, और तीसरा बताया था मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामला जो न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके मुख्यालय। इन 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय कहां पर बताए थे मैंने आपको? दी हैग। हैग कहां पर है? नीदरलैंड की वेस्ट कोस्ट सिटी है, पश्चिमी तट पर है नीदरलैंड के, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद मैंने आपको इंग्लिश की कहानी सुनाई, और इंग्लिश की कहानी मैंने आपको बताया कि हेक्टर नामक जहाज से 1608 में विलियम हॉकिंस पहुंचे भारत। किस जगह पर पहुंचे? सूरत पे पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद आगरा पहुंचे, मिले हैं जाके जहांगीर से। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे दी, और इंग्लिश खान की उपाधि मिलने के बाद उनको विदा कर दिया। विलियम हॉकिंस के बाद भारत पहुंचा मिडिल्टन, मिडिल्टन के बाद भारत पहुंचा, मिडिल्टन के बाद युद्ध हुआ है 1612 में, बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली के युद्ध में किसके बीच युद्ध हुआ? यह पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पटखनी दे दी। जहांगीर ने 1613 में फरमान दे दिया। 1613 में सूरत में फैक्ट्री इशू कर मतलब एस्टेब्लिश कर दी गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश कर दी थी। उसके आगे मैंने आपको रामकथा पूरी सुना मारी थी। हम लोग पहुंच चुके थे वहां से कूदते कूदते लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, मतलब हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा, प्लासी का युद्ध पढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और इस धोखे के कारण, मीर जाफर के धोखे के कारण सिराजुद्दौला प्लासी मतलब बंगाल में, प्लासी का मैदान कहां पर? बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों हार होती है। और उसके बाद मैंने आपको बक्सर का युद्ध बताया 22 अक्टूबर 1764। इस बक्सर का युद्ध जो कि बिहार में है बक्सर, इस युद्ध में 3 नवाबों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों की सेना ने पराजित कर दिया। ये मैंने आपको सब कुछ सुना दिया था, कहानी सारी। हेक्टर मुनरो की सेना ने, हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिश का सेनापति था, उसने 3 नवाबों की सेना, कौन 3 लोग थे? मीर कासिम, शुजा उद्दौला ऑफ अवध और शाह आलम द्वितीय मुगल, इन तीनों को हरा दिया था संयुक्त रूप से। साथ में मैंने ये भी कहा था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का शासक कौन, बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर आंसर था उसका। ठीक, यहां से पहुंचने के बाद हम लोगों ने शुरुआत करी थी, इसको खत्म किया हमने। फिर मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ बुलियनिज्म। मैंने आपको इस युद्ध के बाद बताया मैं मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में 1857 के विद्रोह तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं पीछे से कहानी लेकर चल रहा था। अब मैं बढ़ रहा था मॉडर्न इंडिया में 1857 के रिवॉल्ट की ओर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बक्सर का युद्ध वह निर्णायक युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि भारत को गुलाम बनाना बहुत आसान है, क्योंकि 3 नवाबों की बड़ी सी सेना को छोटी सी सेना, अंग्रेजों की छोटी सेना ने हरा दिया था। तो ये पता लग गया था अंग्रेजों की आसान है भारत को गुलाम बनाना। निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद मैं आपको ये बताने वाला था कि इस युद्ध के उपरांत मतलब भारत में किस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। बुलियनिज्म का सिद्धांत मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि धातुवाद का सिद्धांत यह कहता है कि द मोर बुलियंस यू हैव द मोर पावरफुल यू हैव। जितना आपके पास धातु मतलब सोना होगा, मेटल होगा, उतना ही आप शक्तिशाली होंगे। इंग्लैंड वर्चस्व पे है, इंग्लैंड अपनी कॉलोनी बना रहा है, उपनिवेशवाद कर रहा है, उसके चलते वो भारत के रॉ मटेरियल को अपने देश लेकर जाएगा, वहां पर पैकेजिंग करेगा और वापस भारत के लोगों को बेचेगा। इसके साथ मैंने आपको बताया कि एक नई पद्धति जिसे बोला गया भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का जन्म हुआ। और इस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंतर्गत मैंने आपको बताई थी स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट अथवा जमींदारी व्यवस्था। वहां पर मैंने आपको कई सारे डायग्राम के थ्रू पॉइंट करा दिए थे, सारे लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जाके देखें। इसके साथ मैंने आपको बताया था रैयतवाड़ी सेटलमेंट, और साथ में बताया था महलवाड़ी सेटलमेंट। उसमें कम से कम 5-5 पॉइंट महत्वपूर्ण मैं आपको करा चुका था। आज यह लेक्चर जो मैं करा रहा हूं, यह लेक्चर उन सब का निचोड़ है कि इसमें हम लोग वह 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, जो पेपर में लगातार इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एडवेंट ऑफ ह्यूमन कंपनीज, और साथ में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, प्रिंसिपल ऑफ बुलियनिज्म, और मतलब इनके आगमन, एडवेंट ऑफ ह्यूमन कंपनीज के दौरान क्या क्या हुआ, बंगाल की सत्ता में क्या क्या हुआ, इन सबसे आने वाले क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में खत्म करा दूंगा मैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मेरा वादा है और दावा भी है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए अंत तक, लगे रहिए साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताइए निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? बताइए। मैं आपको बता चुका हूं, ये तो अभी मैंने थोड़ी देर कहानी सुनाई आपको कि वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था। देखिए वास्को डिगामा कहाँ था, हमने जब कहानी पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि ये देखिए भारत का दक्षिणी भाग बताया था मैंने कहा था 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है भारत की, और इस तटरेखा में ये है कोंकण तट, ये है मालाबार तट, ये है कोरोमंडल, ये है नदन सरकार। मैंने कहा था कि वास्को डिगामा चला था पुर्तगाल से और पहुंचा था कैलीकट में। इस कैलीकट मतलब मालाबार तट या केरल राज्य में, यहाँ पर किसने स्वागत किया था? मैंने आपको लिखवा दिया था, जमोरिन नाम के राजा ने स्वागत किया था। आंसर क्या है इसका? आंसर है सी। याद आया कुछ? अगर नहीं आया है तो वीडियो जाके एक बार फिर से देखिए। यूट्यूब में एक फीचर होता है 2x स्पीड ना, रिवीजन ऐसे किया जाएगा, 2x स्पीड पे लगाइए और सुन जाइए, बस भगवान का नाम ले सुन लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित, मैं पहले लेता हूं, भारत में प्रभुत्व संस्थापित किया था, बताइए सबसे निर्णायक स्ट्रेटेजिकल कौन सा युद्ध था जो सबसे ज्यादा निर्णायक साबित हुआ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बक्सर का युद्ध सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध था, बक्सर का युद्ध, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने 3, याद करिए ना, मैंने ऐसे डायग्राम बनवाया था आपको, ऐसे गोला बना हुआ था, यहाँ लिखा था बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पर 3 ऐसे डायग्राम बने हुए थे, इधर लिखा था हेक्टर मुनरो, इधर लिखा था, इधर क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था बताइए मीर कासिम, यहाँ लिखा था शाह आलम सेकेंड, और यहाँ लिखा था शुजा उद्दौला अवध। ठीक है, तो इस बक्सर का युद्ध को डेट क्या है याद रखिए, 22 अक्टूबर 1764, इस डेट में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ, यह क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761, 1761। ऐसे याद रख ले, टेंशन नहीं लेनी, नहीं याद है कोई बात नहीं, हम कराएंगे सब कुछ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। वांडीवास का युद्ध अभी मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मैं बताऊंगा कि यह फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुआ, अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, बताइए कौन सा गवर्नर था जिसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश पारित कर दिया था। तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है ये, इसका आंसर है सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, मैंने आपको ये बताया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो जब इसकी मृत्यु, इसे कहा गया जिंदा पीर। ठीक है, याद रखिएगा, चलता फिरता उलेमा है, इसको जिंदा पीर की संज्ञा भी दी गई औरंगजेब को। जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो इसको और गहराई में जाके पढ़ेंगे कि औरंगजेब ने और क्या किया। औरंगजेब के बारे में एक बात और याद रखिए, यहीं पे याद रखिए कि इसने अपनी बीवी के लिए, इनके बीवी का नाम था रबिया उद दौरानी, रबिया उद दौरानी के लिए आर्किटेक्चर, कोई एक वास्तुकला का निर्माण किया था। आप गूगल करके देखिएगा कि रबिया उद दौरानी के लिए, अगर बीबी का मकबरा अगर आपने सुना होगा, जिसे हम लोग सेकेंड ताजमहल भी कहते हैं, तो बीवी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, सब कुछ बताऊं, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। देखिए, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला युद्ध था बक्सर की लड़ाई। मतलब निर्णायक लड़ाई तो जो थी, प्लासी युद्ध तो अस्थायी था, यहाँ पर तो धोखा, मतलब ये टेम्पररी विक्ट्री थी अंग्रेजों की, क्योंकि यहाँ पर मीर जाफर ने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, तभी रॉबर्ट क्लाइव जीत पाए थे। लेकिन बक्सर की लड़ाई वह युद्ध था, निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने 3 नवाबों की सेना को हरा दिया था। तो इसलिए जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया वह युद्ध कौन सा, बक्सर का युद्ध। ठीक, ये याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, ये मैं बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 23 जून 1757 को जो युद्ध हुआ, प्लासी का मैदान कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर, उड़ीसा, बिहार नहीं, अच्छा आंध्र प्रदेश नहीं, अच्छा आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आंसर है वेस्ट बंगाल, यही है प्लासी का मैदान। डेट मैं फिर से बताता हूँ, आपको रट जाएगी, बस मेरे साथ बने रहिए, आपको रटेगा, सब कुछ रटेगा। 23 जून 1757, और क्या हुआ था, मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराज उद दौला को। किसने दिया था, मीर जाफर के साथ कौन था, मानिक चंद, राय दुर्लभ और जगत सेठ, इन लोगों ने बिट्रे किया था। किसको बिट्रेड किया था, सिराज उद दौला को, और रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। इसलिए प्लासी के मैदान में कौन जीता था, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी और सिराज उद दौला हार गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, मीर जाफर को इनाम दिया था अंग्रेजों ने, फिर कर्मों का फल मीर जाफर को भी मिलेगा, मीर जाफर को भी लात मार के उतारा जाएगा बंगाल की गद्दी से। बहुत सी कहानी मैंने सुना चुका हूं, सुनिए जाके, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। देखिए कौन सी क्रोनोलॉजी सही है, मैं आपको लिख के बताता हूं, शायद आपको याद आ जाएगी। ये मैंने आपको अंबर का युद्ध नहीं बताया है, अंबर का युद्ध बताएंगे, टेंशन कोई नहीं लेगा। अंबर का युद्ध हुआ है 1749 में, 1749 में। प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। वांडीवाश का युद्ध हुआ है 1760 में, और बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। मैंने बताया अंबर का युद्ध 1749, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवाश का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो याद कर लीजिए आप किसी प्रकार भी, एपीवीबी याद कर लीजिए। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध सबको याद है। वांडीवाश का युद्ध मैंने आपको नहीं बताया, मैंने अभी तक आपको 3 युद्ध बता दिए हैं। देखिए, पहला मैंने आपको बताया था पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच का युद्ध, जिसका नाम था
बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद हुआ इंग्लिश और डच के बीच में युद्ध, जिसे बोला गया बैटल ऑफ चिंसुरा अथवा बैटल ऑफ बेदारा, ठीक, सीक्वेंस है ये। तो पहले अंग्रेजों ने पुर्तगाल को मारा पटक के, मतलब हरा दिया युद्ध में। उसके बाद अंग्रेजों ने डचों को पटक के मारा, बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ चिंसुरा में, बंगाल में। और उसके बाद युद्ध हुआ बैटल ऑफ वांडी वॉश, जो कि हुआ इंग्लिश और फ्रांस के बीच। अब की बार अंग्रेजों ने फ्रांस को मारा, इसे कहा गया वांडी वॉश का युद्ध। डब्ल्यू या तो आप वी लिखिए या डब्ल्यू लिखिए, वांडी वॉश, ठीक है, वॉश कर धो दिया पूरा अंग्रेजों ने फ्रांस वालों को, ठीक है। ये सीक्वेंस है। अगर आपसे पूछ ले बताइए स्वाली, बेदारा और वांडी वॉश का सीक्वेंस क्या, तो यही सीक्वेंस है, SBW। पहले स्वाली हुआ है, फिर बेदारा हुआ, वांडी वॉश हुआ है। स्वाली किसके बीच है, पुर्तगाल इंग्लिश के बीच में। बेदारा किसके बीच है, इंग्लिश और डच के बीच में। और वांडी वॉश किसके बीच में है, इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। रट्टा लगा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ये क्वेश्चन मैंने डायग्राम बनवा के खत्म कराए थे, डायग्राम देख लीजिए जाके, आपको एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, उसमें तीनों स्थायी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, कौन कौन से, परमानेंट अथवा जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये तीनों ही करवाए हैं डायग्राम के द्वारा। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। आपको जीवन में किसी भी स्तर का कोई एग्जाम हो जाए, चाहे यूपी का RI हो जाए, यूपी PCS हो जाए, लोअर हो जाए, अपर हो जाए, कोई भी किसी तरह का एग्जाम हो जाए, उस डायग्राम से एक क्वेश्चन बाहर नहीं निकलता। सारे, चाहे वो IAS का एग्जाम क्यों ना हो, सारे डायग्राम से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। इसलिए मैंने ये डायग्राम इस तरीके से बनवाया हुआ है, जाके देख लीजिए, आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उनको पता याद होगा, मैंने बताया था कि जमींदारी व्यवस्था अथवा उसे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट, मतलब स्थायी परमानेंट सेटलमेंट, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी वहां पर बताई है आपको। PCS का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, P से परमानेंट, C से कॉर्नवालिस, S से जॉन शोर की रिकमेंडेशन पर कॉर्नवालिस ने लागू करी थी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था। तो आंसर क्या हो गया इसका कि स्थायी भू राजस्व व्यवस्था अथवा परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था अथवा जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत स्थापित की थी किसने? तो आंसर बताइए कहां पर दिख रहा है आपको? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, क्योंकि गवर्नर जनरल पूछा है ना। तो आंसर क्या है? अगर यहां पे पूछ लेता कि किसकी रिकमेंडेशन पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू करी, तो आंसर होता जॉन शोर, जो कि ए ऑप्शन लिखा है ना, इसने रिकमेंड किया था, ठीक है। चले आगे। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? बताइए। सेम क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया और कुछ नहीं किया, वही सेम क्वेश्चन है। बताइए, जो ये परमानेंट सेटलमेंट है अथवा इसे हम लोग कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, ये बताइए इसकी किस गवर्नर जनरल के प्रशासन काल में शुरुआत हुई है इसकी? तो आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? PCS, P से परमानेंट, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट का मतलब स्थायी होता है, C से कॉर्नवालिस और S से क्या मतलब है? जॉन शोर की रिकमेंडेशन पर। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, हर जगह जनरली यही परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था टकराएगी हर जगह, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया सन बताइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने डायग्राम बनवाया और उस डायग्राम में मैंने सब चीजें एकदम एक ही डायग्राम में सब कुछ सेट कर दिया, एकदम फिक्स करके रखा है। मैंने पहला पॉइंट ही बताया था 1793 में लागू की गई थी कौन सी व्यवस्था? नाम है उसका स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट अथवा जमींदारी व्यवस्था। आप लोग बताइए मुझे, उससे सोचिए, थोड़ी देर में आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। बताइए किस व्यवस्था के अंतर्गत, या फिर बताइए परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक किसे बनाया गया? तो आंसर आप क्या दोगे? जमींदार को, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत या बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक किसे बनाया गया? तो आप कहोगे ग्राम अथवा कम्युनिटी को, ठीक है। जो मैंने बताया था कि ग्राम का मुखिया होता था लंबरदार। अगर आपसे पूछा जाए रैयतवाड़ी, R/AT, रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का मालिक किसे बनाया गया? तो आंसर दोगे आप कल्टीवेटर, ठीक है। तो ये आंसर आपको याद रखने, आप भूलिएगा मत इस चीज को, ठीक। साथ में याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले। बताइए सूर्यास्त का कानून, सनसेट लॉ का संबंध किस बंदोबस्त से था? तो आंसर क्या आएगा आपका? परमानेंट सेटलमेंट। कब से लागू हुई? 1793 से लागू हुई। राज्यसभा प्रोटोकॉल ऑफिसर का एग्जाम हुआ 2019 में, जुलाई में ये क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, ठीक है। कई बच्चे जो मुझसे पढ़ चुके थे वो सही करके आए थे, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन PCS में आ सकता है, ठीक। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी।
निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। मैंने आपको कल कहानी में सुनाया था कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंतर्गत जब ये स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो सूर्यास्त का नियम लेकर आ गए थे, बहुत विवाद हुआ इस कानून को लेकर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी, निम्नलिखित में प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। ए ऑप्शन लिखा है रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। बी ऑप्शन लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी नहीं था। सी ऑप्शन लिखा है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब इनमें से कथन में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था सूर्यास्त का कानून, सनसेट लॉ, इसके कारण विवाद ज्यादा था। ठीक है, सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ, इसको याद रखिएगा बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सर टॉमस मुनरो, या फिर जो मैंने आपको डायग्राम में लिखवाया थॉमस मुनरो या फिर टॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, कौन सी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट या फिर भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। याद करिए मैंने आपको लिखवाए थे दो नाम, एक लिखवाया था मैंने आपको थॉमस मुनरो और दूसरा लिखवाया था चार्ल्स रीड। इनका संबंध मैंने आपको डायग्राम में ही दिखा दिया था कि इनका संबंध किससे था, रैयतवाड़ी। तो आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन, रैयतवाड़ी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में किसका नाम आता है मैंने आपको, जॉन शोर। महलवाड़ी में किसका नाम आपको रखना है, हॉल्ट मैकेंजी, याद रट्टा लगा लीजिए। महलवाड़ी में हॉल्ट मैकेंजी, स्थायी बंदोबस्त में जॉन शोर और रैयतवाड़ी में क्या नाम आता है, थॉमस या टॉमस मुनरो। ठीक, चले आगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे या थे, ठीक, कोई एक व्यक्ति था या तीन चार व्यक्ति थे। देखिए देखते हैं कौन कौन से, पहले लिए जाए फिर बताते हैं आपको। देखिए रैयतवाड़ी की बात मैं नहीं बोला, मैंने रैयतवाड़ी में आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो नाम लिए, एक तो क्या थॉमस मुनरो, दूसरा चार्ल्स रीड या फिर चार्ल्स अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है 3 और 2, मतलब ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन। यह है क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 के प्री में आ चुका है, सॉरी मेंस में आ चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन हो सकता है 2020 के प्री में किसी भी एग्जाम में टकरा जाए, यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश के, रट्टा लगा लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने डायग्राम में कराया हुआ है, कंडक्ट करिए जाके, आपको फायदा होने वाला है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो कहाँ लागू किया था, अंग्रेजों ने, मैंने उसी डायग्राम में जो मैंने बंदोबस्त पढ़ाया हुआ है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एक डायग्राम में खत्म किया है, उसी में मैंने पढ़ा दिया है, उसी डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, उस डायग्राम का बहुत महत्व है, जाके देख लीजिए, आपको एक बार में सब कुछ रट जाएगा। इस तरीके से मैंने डायग्राम बनवाया, उसमें उस डायग्राम मैंने आपको लिखवाया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का बंदोबस्त बताइए कहाँ से है, वहाँ लिखा हुआ था मद्रास, असम और मुंबई। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है, मद्रास भी दिख रहा है, मुंबई प्रेसिडेंसी भी दिख रही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, मद्रास, मुंबई, बम्बई और असम प्रेसिडेंसी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी में मैंने आपको बताया था स्थायी बंदोबस्त, तो याद रखिएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी कहाँ पर कौन सी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। साथ में ये भी याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक भूभाग पर भारत में कौन सी व्यवस्था लागू करी गई, तो आंसर है 45 to 55% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू करी गई थी, सबसे अधिक भाग पर। ठीक है, याद रखिएगा रैयतवाड़ी। ठीक, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि किसानों के द्वारा ही लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है सरकार रैयत को पट्टे देती थी, एकदम सही, पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण, मैंने उस डायग्राम में ये भी लिखवाया हुआ है आपको। आप कह रहे होंगे बार बार डायग्राम बोल रहे हैं, क्योंकि उस डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको कि आप उसको जाके देख लो। इससे पहले वाला जो वीडियो है वह धातुवाद के सिद्धांत और भू राजस्व व्यवस्था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करता है। उस डायग्राम में मैंने लिखवाया है कि इस रैयतवाड़ी के अंतर्गत क्वालिटी ऑफ लैंड मतलब जमीन की विशेषता और नेचर ऑफ द क्रॉप मतलब फसल की प्रकृति के आधार पर यह दिया जाएगा, मतलब यह पट्टा दिया जाएगा। तो कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, एकदम सही है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। आइए से क्वेश्चन है ये,
पीसीएस क्या करेगा, इसमें से एक आध कोई ऑप्शन हटा के आपसे पूछ देगा, बताइए 1 2 1 2 1 2 1, नन ऑफ दी अबव, नाइदर वन, कर देगा। ठीक है, तो याद रखिए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने गूगल से सर्च करिएगा कि दक्षिण भारत में, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 2020 में टकराने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप ये सर्च करके गूगल पर बताइएगा कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है। सर्च करिएगा और मैं लाइव आऊँगा तब मुझे आप आंसर दीजिएगा कि अग्रदूत सिंचाई व्यवस्था का किसे कहा गया। ठीक है, कर्नल बेड स्मिथ को, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को, सर आर्थर कॉटन को, या लेफ्टिनेंट ब्लेन को? ठीक है, ये बताइएगा। अगला देखिए, निम्न यूरोपियन शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है, सीक्वेंस बता दीजिए क्या है। तो देखिए, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ वो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बता के रखी हुई है। मैंने दो तरीके से बताया था। मैंने कहा था कि अल्फाबेट में डी के बाद आता है ई, के बाद आता है एफ। भाई ABCDEFGH सबको पता है ना, तो डी के बाद आता है ई, के बाद आता है एफ, और एक आगे याद रखना है आपको पी। ठीक है, नहीं याद हो रहा तो फिर याद रखिए PDF फाइल तो सबने सुन रखा है, उसमें बस ये याद रखिए PDEF फाइल। तो पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रांस आए, कंपनी इसी क्रम में आई है। देख लीजिए, सबसे पहले पुर्तगाल, मतलब 4 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये काट दीजिए, ये गलत, ये काट दीजिए, गलत, ये गलत। तो पहले 4 आए, पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, और फिर फ्रांस आए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसे कहते हैं चीट कोड ना, कैसे खेला जाए ऑप्शन के साथ, क्यों दिमाग मारना है ऑप्शन में। पहले काट दीजिए, सबसे आगे 4 होना चाहिए, 4 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो पहले काट दीजिए, गलत गलत, सोचिए मत। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो बी। अगर आपको मान लीजिए सब कुछ नहीं भी पता था तो भी ये क्वेश्चन आप कर लेते। अगर आपको ये पता होता कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल से संबंधित था, वह भारत पहुंचा, तो आपका बी ऑप्शन ऐसे ही दिख जाता। वरना तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, PDEF। ठीक है, अगला देखिए, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? देखिए, डचों के कारखाने के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो डचों के कारखानों के संबंध में याद रखिए आप कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। तो मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ बेदारा, या फिर उसे कहते हैं चिनसुरा का युद्ध। तो बंगाल में डचों ने चिनसुरा का कारखाना स्थापित किया था, बेदारा अथवा चिनसुरा। इसे बेदारा अथवा चिनसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बैटल ऑफ बेदारा किसके बीच हुआ था? डचों और अंग्रेजों के बीच में, अथवा उसे कहते हैं बैटल ऑफ चिनसुरा। ठीक है, ये देखिए, ये एक नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको दिया है, इसको देख लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इससे संबंधित कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, समझिए इस चीज़ को। मैंने आपको बताया भारत में यूरोपियन कंपनीज के आने का सीक्वेंस है DEF तो साथ में है, अल्फाबेट में DEF साथ में आते हैं, P आपको याद रखना है, या फिर PDF फाइल। सीक्वेंस तो यही है कि पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांस आए। और मैंने आपसे कहा था अगर आपको एक बार ये याद हो जाएगा तो फिर धीमे से आप यहाँ पर डेनिश डाल दीजिएगा, डेन। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है, कई बार पूछ लेता है, बताइए कंपनियों की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी बनी है 1698 में। ठीक, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, उसके बाद दी गवर्नर मतलब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश 1600 में, उसके बाद डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और उसके बाद कंपनी देश इंड से ओरिएंटल्स मतलब फ्रांसी कंपनी 1664 में। तो इनके स्थापना वर्ष आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि इन कंपनीज के आने का सीक्वेंस क्या है। तो यूरोपियन शक्तियों के आगमन का सीक्वेंस है PDEF, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रांस। ये याद रखिए बस, और कुछ मत दिमाग लगाइए। ठीक है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? ये भी मैं पिछले वीडियो में, जब मैंने पहला वीडियो पढ़ाया था तब मैंने वहां पर आपको बताया था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, मार्च 1707 में इनकी मृत्यु हुई औरंगजेब की, तो उसके बाद सत्ता संभालने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो देखिए, मुअज्जम खान ने सत्ता संभाली थी। अब उसका नाम मुअज्जम खान है, लेकिन उसने उपाधि धारण की थी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट को बोला गया शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर है ये, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? बहादुर शाह प्रथम, शाह ए बेखबर। जब मैं आपको मध्यकालीन भारत में मुगल तक पहुंचूंगा और औरंगजेब की मृत्यु की कहानी सुनाऊंगा, मृत्यु के बाद की, तो आपको बहुत हंसी आएगी। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर, ये रंगीला बाबू हैं, ये ऐसे रंगीला बाबू थे जिनको यही नहीं याद हो रहा है पीने के बाद कि कहाँ चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, कपड़े ही नहीं पहने, चले जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं बादशाह आपने कपड़े नहीं करे, अच्छा कपड़े नहीं पहने। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला बाबू है, ये है ना, इनको रंगीला कहा गया है। बताएंगे, कहानी सुनाएंगे आपको कि इन्हें लंपट मूर्ख कहा गया। जहां तक शाह को कहा गया लंपट मूर्ख।
अकबर द्वितीय ये वही व्यक्ति जिन्होंने राजा राम मोहन राय को भेज दिया था इंग्लैंड कि जाओ बेटा हमारे लिए जाके कुछ सोर्स पौवा लगा सोर्स लगा के आओ, है ना। तो ये सब जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो मैं हर चीज आपको कहानी के रूप में याद करा दूंगा। रंगीला कौन थे और लंपट मूर्ख कौन थे, किन्हें कहा गया था कि ब्रदर्स हैं जिनको किंग मेकर्स कहा गया, बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, बताइए। मैंने आपसे कहा था पढ़ाते हुए, मैंने कहा था कि भारत में सबसे बड़ी कमी जो है हम खुश बहुत जल्दी जाते हैं। तो फारूकशियर का एक बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी, तो अंग्रेजों का एक डॉक्टर आया, उसने फारूकशियर की वह बीमारी एलोपैथिक दवा देकर एकदम सही कर दी, मजेदार कर दी, एकदम तबीयत एकदम हरी हो गई उनकी। फारूकशियर हुए खुश, और फारूकशियर ने खुशी में आकर दिया है दस्तक, एक ड्यूटी फ्री ट्रेड पास दे दिया, ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया कि जाओ बेटा तुमको हम मुक्त व्यापार का दस्तक देते हैं। तो ये गलती करी है फारूकशियर ने। तो कल मैंने ये कहानी परसों जब सुनाई थी तब मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या है, फारूकशियर। किंग मेकर्स की मदद से ये बादशाह बने थे। बताएंगे किंग मेकर्स कौन है, जरूर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। जहांगीर के बारे में याद रखिए कि जहांगीर जब 1608 में विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा, उस वक्त भारत का बादशाह मुगल बादशाह था जहांगीर। लेकिन जब कंपनी इंग्लैंड में बनी है 1600 में, उस वक्त बादशाह थे अकबर। ये याद रखिएगा, ठीक है, अकबर, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत इस चीज, ठीक। अब ये क्वेश्चन का सीक्वेंस सीरीज खत्म हो चुकी है। 20 से 22 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इनसे बाहर नहीं आता। मैं सारा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उनके सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। इनसे एक भी प्रश्न, मैं एक्सप्लेनेशन आपको सारे दे चुका हूं, बाहर नहीं निकलेगा। बस विश्वास के साथ मेरे साथ पढ़ते रहिए। अब अगली क्लास आपकी शुरू होगी 1857 रिवॉल्ट, 1857 का विद्रोह। मॉडर्न इंडिया में जितने आपके दोस्त हैं जो साथ के हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सबको बुला के लाइए। मॉडर्न इंडिया को मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, हर चीज आपको कहानी के रूप में सुना दूंगा। 1857 के रिवॉल्ट के कारण क्या थे, उसके बाद 1857 रिवॉल्ट के बाद हुआ क्या, कौन से केंद्र थे, कौन से नेता थे, थोड़ी 2-3 कहानियां, और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी देखेंगे। 1885 में आईएनसी के गठन की कहानी सुनेंगे, और साथ में हम लोग मॉडरेट मतलब नरम दल के नेता कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, इनकी कहानी जानेंगे। ड्रेन थ्योरी को भी जानेंगे। इसके साथ हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल, और उसके बाद गांधीयन फेज की स्टार्टिंग होगी। एक भी क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया में हो, चाहे प्राचीन भारत में हो, चाहे मध्यकालीन भारत में हो, मेरे दिए हुए नोट्स से या क्वेश्चन से बाहर नहीं निकलेंगे। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर मुझको सुना और इन क्वेश्चंस का साथ दी, उन क्वेश्चंस के दौरान आप मेरे साथ बने रहे। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को। बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा उससे पूर्व एक रिमाइंडर, एक नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि भैया वीडियो अपलोड होने वाला है, वीडियो अपलोड हो चुका है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको दर्द है तो आप बताइए मुझे, मैं सॉल्व करूंगा। आप मेरा कोड PDUS का प्रयोग करते हुए सब्सक्रिप्शन में 10% की छूट हासिल कर सकते हैं, अकस्मात एकदम, मतलब इंस्टेंट आपको मिलेगी एकदम, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ बने रहिए, आधुनिक भारत को मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए। और मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, अब पॉलिटी भी पढ़ाना शुरू किया जाएगा, पॉलिटी भी पढ़िएगा मेरे साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।